क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किसने किया? राज्यसभा में सदन का उपनेता किसको नियुक्त किया गया? गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव में बालिका पंचायत शुरू की गई? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 21 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किसने किया? हाल ही में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है रूस देश ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। और यह परीक्षण कहां किया गया? रूस के उत्तर में श्वेत सागर में स्थित एडमिरल गोर्शकोव युद्ध पोत से इसका सफल परीक्षण किया गया। और जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार कितनी है? जिरकॉन मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेज है। क्या? इसीलिए तो बोलते हैं सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 9 गुना तेज है यह जिरकॉन मिसाइल, जिसका सफल परीक्षण किया है हाल ही में रूस देश ने। और जिरकॉन मिसाइल को युद्धपोतों, पनडुब्बियों, फ्रिगेट पर तैनात करने की योजना है। और रूस कई हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित कर रहा है और यह मिसाइल भी उनमें से एक है। और यहां जब हम रूस देश की बात करते हैं, इस मिसाइल की बात करते हैं, तो इस मिसाइल की रेंज कितनी है, कितने किलोमीटर की रेंज पर वार करने में सक्षम है यह हाइपरसोनिक क्रूज जिरकॉन मिसाइल? 1000 किलोमीटर तक सटीक निशाना लगाने में सक्षम है यह मिसाइल, जिसका सफल परीक्षण किया गया है रूस देश द्वारा। और रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और यहां दोस्तों हम बात करते हैं रूस देश की, तो रूस देश से जुड़े हुए 2 क्वेश्चन मैंने आपको पिछले मंथ में बताए थे। एक क्वेश्चन था भारतीय नौसेना की कौन सी एकमात्र परमाणु हमलावर पनडुब्बी लीज की समाप्ति के बाद रूस को वापस दे दी गई? तो आईएनएस चक्र, जिसकी लीज की समाप्ति के बाद रूस वापस जा रही है, हमारे भारत देश की एकमात्र यह परमाणु हमलावर पनडुब्बी थी, जिसका नाम क्या? आईएनएस चक्र। और दोस्तों एक सप्ताह पहले ही यह क्वेश्चन करंट अफेयर में था। शतरंज विश्व कप हाल ही में कहां शुरू हुआ है? रूस के सोची में यह चल रहा है और 8 अगस्त तक जारी रहेगा। और रूस की कैपिटल का नाम क्या है? मॉस्को। रूस की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में पुरातत्वविदों ने गुफा चित्रों की खोज कहां की है? हाल ही में पुरातत्वविदों ने तकरीबन 1 लाख वर्ष पुराने गुफा चित्रों की खोज हरियाणा के फरीदाबाद शहर के पास एक जंगल में की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फरीदाबाद। हाल ही में पुरातत्वविदों ने हरियाणा के फरीदाबाद शहर के पास प्राग ऐतिहासिक स्थल मंगरबानी पहाड़ी जंगल में गुफा चित्रों की खोज की है, जो कि अनुमानतः 1 लाख वर्ष पुराने हो सकते हैं। तो हमें याद रख लेना है कि हरियाणा के फरीदाबाद शहर के पास मंगरबानी पहाड़ी जंगल में तकरीबन 1 लाख वर्ष पुराने गुफा चित्रों की खोज पुरातत्वविदों ने की है। इमेज में आप देख सकते हैं। खोजकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक इस स्थल पर प्राग ऐतिहासिक निवास की तिथि लगभग 1 लाख से 15,000 वर्ष पूर्व की हो सकती है। और मंगरबानी पहाड़ी जंगल, इमेज में आप देख सकते हैं, मंगरबानी पहाड़ी जंगल भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े पुरापाषाण स्थलों में से एक हो सकता है, जहां खुले मैदान के साथ साथ रॉक शेल्टर से पाषाण युग के उपकरण बरामद किए गए हैं। कहां पर? यहां मंगरबानी पहाड़ी जंगल में दोस्तों खुले मैदान भी है और यहां रॉक शेल्टर से पाषाण युग के उपकरण बरामद किए गए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हमारे भारत देश में इसी तरह के प्राग ऐतिहासिक स्थल कहां कहां पर है? जैसा कि मोहेंजोदड़ो, और इसी के साथ साथ आपने लोथल का नाम भी सुना होगा, धौलावीरा।
तो ऐसे हमारे भारत देश में हड़प्पा संस्कृति के स्थल कौन कौन से हैं और वो किस राज्य में है, इसका आपको अंदाजा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन यहाँ जिक्र किया गया है फरीदाबाद शहर का, तो फरीदाबाद शहर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले तो मैप में देखिए, यह है हरियाणा और हरियाणा में यहाँ पर पड़ता है यह फरीदाबाद। और फरीदाबाद शहर की स्थापना कब हुई? 1607 में हुई। और स्थापना किसने की? शेख फरीद ने की थी, जिसे बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। तो यह बाबा फरीद कौन? एक प्रसिद्ध सूफी संत थे और मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष भी थे। कौन? बाबा फरीद मुगल बादशाह जहांगीर के कोषाध्यक्ष भी थे। और शहर की स्थापना ग्रैंड ट्रंक रोड की सुरक्षा के लिए की गई थी। और ग्रैंड ट्रंक रोड का मीनिंग क्या होता है? सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। यह रोड, इनकी सुरक्षा के लिए यह फरीदाबाद की स्थापना की गई। तीसरा क्वेश्चन, हबल स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों हाल ही में सुर्खियों में आया है हबल स्पेस टेलीस्कोप। उनके संदर्भ में 2 सेंटेंस दिए गए हैं और इसी पैटर्न के क्वेश्चन क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, इस टेलीस्कोप का नाम खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया है। बिल्कुल सही है कि यह हबल स्पेस टेलीस्कोप का नाम एक खगोल शास्त्री एडविन हबल के नाम पर रखा गया है। और दूसरा सेंटेंस है, यह नासा के गेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। क्या? यह नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरी प्रोग्राम का एक हिस्सा है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमें यहां पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो हमारा आंसर बन जाता है 1 और 2, दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन सी। और हाल ही में यह हबल स्पेस टेलीस्कोप करंट अफेयर में आया है, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप पर मौजूद वैज्ञानिक उपकरणों का परिचालन पुनः शुरू कर दिया है, जबकि लगभग 1 माह पूर्व पेलोड कंप्यूटर में उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के कारण उनके काम को निलंबित कर दिया गया था। क्या? यहाँ पर पेलोड कंप्यूटर में उत्पन्न तकनीकी समस्याओं के कारण उनका काम निलंबित कर दिया गया था और फिर से काम बहाल कर दिया गया है। और हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में मैं आपको आगे बताऊं तो यह वेधशाला अंतरिक्ष में स्थापित की जाने वाली पहली प्रमुख ऑप्टिकल टेलीस्कोप है और इसने अपने प्रक्षेपण के बाद से खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज भी की है। किसने? हबल टेलीस्कोप ने। और इसे गैलीलियो के टेलीस्कोप के बाद खगोल विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति माना जाता है। गैलीलियो का दोस्तों टेलीस्कोप, उनके बाद खगोल विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति बोले तो यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। और यह नासा के ग्रेट ऑब्जर्वेटरीज प्रोग्राम का एक हिस्सा है, जिसमें 4 अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं का एक समूह है और प्रत्येक वेधशाला एक अलग तरह के प्रकाश में ब्रह्मांड पर नजर रखती है, जिसका एक हिस्सा है यह हबल स्पेस टेलीस्कोप। चौथा क्वेश्चन, राज्यसभा में सदन का उपनेता किसको नियुक्त किया गया? हाल ही में राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है मुख्तार अब्बास नकवी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। इमेज में आप देख सकते हैं मुख्तार अब्बास नकवी को। और वो किस मंत्रालय के मंत्री है? हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी को राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया है। और हमारे पीयूष गोयल साहब वो किस मंत्रालय के मंत्री है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, और उनकी जगह ली है हमारे मुख्तार अब्बास नकवी जी ने। तो पीयूष गोयल का स्थान लेंगे, जिन्हें अब राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। यानी कि राज्यसभा में सदन के नेता कौन है? पीयूष गोयल। और राज्यसभा में सदन के उपनेता किसको नियुक्त किया गया है? मुख्तार अब्बास नकवी को। किस मंत्रालय के मंत्री है वो भी आप याद रख लीजिए। और श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उच्च सदन में यह जिम्मेदारी देने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का आभार भी व्यक्त किया। और यहाँ जब हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन कुछ मंथ पहले ही करंट अफेयर में था कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद किसने संभाला? मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता का पद संभाला। और भी एक बात याद रखो
कि इतने फैक्ट को लेकर दोस्तों जीके बेस्ड क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमें याद रख लेना चाहिए कि राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत हुआ है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250। लेकिन राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 245। और वर्तमान में 245 सदस्यों में से निर्वाचित कितने हैं? 233। और मनोनीत कितने हैं? 12। और यह 12 मनोनीत हमारे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति सदन का सदस्य नहीं होता है, मीनिंग उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और वो सदन का सदस्य नहीं होता है। और राज्यसभा के उपसभापति सदन का सदस्य होता है। यह कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई बात है, याद रख लीजिए। और राज्यसभा में यदि आपको सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। इतने फैक्ट याद रख लो। पांचवा क्वेश्चन, डॉक्टर कंभमपति हरि बाबू को किस राज्य के नए राज्यपाल की शपथ दिलाई गई? इमेज में आप देख सकते हैं, नाम है कंभमपति हरि बाबू और वो हाल ही में मिजोरम राज्य के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। और दोस्तों मैंने आपको 9 जुलाई के करंट अफेयर में सभी राज्यों के राज्यपाल की बात की थी और बहुत ही अच्छी ट्रिक्स भी बताए थे, जैसा कि बाबूजी तुम मिजो चलो, यानी कि कंभमपति हरि बाबू मिजोरम के नए राज्यपाल बन गए हैं। इसी तरह की ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी। और डॉक्टर कंभमपति हरि बाबू बोले तो अब मिजोरम के नए राज्यपाल, लेकिन शपथ किसने दिलाई? कंभमपति हरि बाबू को मिजोरम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ किसने दिलाई? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश माइकल जोथान खुमा ने। किसने? माइकल जोथान खुमा ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। और शपथ समारोह कहां आयोजित किया गया? आइजोल में राजभवन के दरबार हॉल में यह शपथ समारोह आयोजित हुआ। और डॉक्टर कंभमपति मिजोरम के 22वें राज्यपाल बने हैं। तो यह भी याद रख लीजिए, डॉक्टर कंभमपति हरि बाबू मिजोरम के 22वें राज्यपाल बने। और मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा भी इस अवसर पर मौजूद थे। और यहां हम बात करें आगे तो डॉक्टर कंभमपति हरि बाबू ने किसकी जगह ली? वो भी तो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जा सकता है। तो डॉक्टर कंभमपति हरि बाबू ने पी.एस. श्रीधरन पिल्लई की जगह ली है। तो पी.एस. श्रीधरन पिल्लई कहां के राज्यपाल बने हैं? अरे गोपी, यानी कि यहां पर आप देखो तो गो और यहां पर पी, गोपी, यानी कि गोवा के राज्यपाल बन गए हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई। इमेज में आप देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाएंगे? हाल ही में यह राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार की घोषणा की गई है और यह 2 श्रेणियों में दिए जाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2। सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कई समूहों को इस पुरस्कार के माध्यम से एक अलग पहचान भी मिलेगी। और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिए जाएंगे। कितने? 2 श्रेणियों में दिए जाएंगे। पहले समूह में लॉजिस्टिक्स अवसंरचना और सेवा प्रदाता होंगे, जबकि दूसरे में इन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले उद्योग होंगे। 7वां क्वेश्चन, ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर शैक्षणिक दस्तावेजों को जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर शैक्षणिक दस्तावेजों को जारी करने वाला हमारा भारत देश का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के माध्यम से 10 लाख डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। कितने? यह ब्लॉकचेन प्रणाली से तकरीबन 10 लाख डिप्लोमा सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। और महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास मंडल ने छात्रों को ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का भी निर्णय लिया है। और राज्य के कौशल विकास मंत्री कौन है? नवाब मलिक ने यह बात कही। और हमारे भारत देश के अलावा और भी देश में इसी तरह की दोस्तों तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगापुर, माल्टा तथा बहरीन में यह तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है तथा दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा अब भारत देश।
और तकनीकी आपूर्तिकर्ता लेगिट डॉक के सीईओ नील ने कहा कि हर विद्यार्थी को सर्टिफिकेट लेजिट डॉक जिप फाइल के डिजिटल रूप में भेजा जाएगा, जिसमें ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट एवं इसकी ब्लॉकचेन प्रूफ फाइल भी होंगे और प्रूफ करने में तकरीबन दोस्तों 10 मिनट का ही वक्त लगेगा। 8वां क्वेश्चन, गुजरात के कच्छ जिले में किस गांव में बालिका पंचायत शुरू की गई है? इमेज में आप देख सकते हैं, यह है हमारा गुजरात और गुजरात में सबसे बड़ा जिला है यह कच्छ और कच्छ के एक गांव में हाल ही में बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। गांव का नाम है कुनारिया। क्या? कुनारिया गांव में बालिका पंचायत शुरू हुई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुनारिया। बालिका वधू टीवी सीरियल, इमेज में आप देख सकते हैं और मुझसे ज्यादा आपने इसी तरह की सीरियल देखी होगी। तो बालिका वधू टीवी सीरियल से प्रेरित होकर कच्छ जिले के कुनारिया गांव में अनूठी बालिका पंचायत का चुनाव हुआ, जिसका उद्देश्य क्या है? किशोरियों में नेतृत्व गुण का विकास करना और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। किस उद्देश्य से यह अनूठी बालिका पंचायत का चुनाव हुआ है? तो याद रखो, किशोरियों में नेतृत्व गुण विकसित करना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। और बालिका पंचायत किशोरियों द्वारा और किशोरियों के लिए चलाई जाएगी। इस प्रगतिशील गांव के सरपंच सुरेश छांगा ने कहा है कि यह अनूठा कदम राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यानी कि हमारे प्रधानमंत्री ने इस साल जो नए हमारे कैबिनेट मंत्री या तो राज्य मंत्रियों की नियुक्ति की गई, इसमें महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो इसी उद्देश्य से यह बालिका पंचायत एक बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। कहां पर? यह कच्छ जिले में। 9वां क्वेश्चन, यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 किसने जीता? यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 जीत लिया है स्नेह कुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंचगुडी इनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, दोनों ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 जीत लिया है। विश्व स्तर पर 10 विजेताओं में से 2 भारतीय विजेता संगठन, एक संगठन का नाम है स्नेह कुंजा ट्रस्ट और दूसरे संगठन का नाम है अधिमलाई पंचगुडी इनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। तो दोनों ने यह एक अवार्ड जीता है और ये 2 समुदाय 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि जीतेंगे। कितने? 10,000 अमेरिकी डॉलर की राशि जीतेंगे यह दोनों संगठन। दोनों का नाम आपको याद रख लेना है, स्नेह कुंजा ट्रस्ट और इनके साथ अधिमलाई पंचगुडी इनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने यह पुरस्कार जीता है। और उन्होंने जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान से निपटने और अपने स्थानीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अभिनव, स्थानीय और विभिन्न प्रकृति आधारित समाधानों को प्रदर्शित करने में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। और यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2002 में शुरू किया गया। कब? इस पुरस्कार की स्थापना कब होती है? 2002 में। और सबसे पहले बात करें इस संगठन अधिमलाई पंचगुडी इनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की, तो अधिमलाई पंचगुडी इनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड 1700 सदस्य वाली एक सहकारी समिति है। क्या? 1700 सदस्य वाली एक सहकारी समिति है और यह पूरी तरह से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के स्वदेशी लोगों द्वारा चलाई जाती है। इमेज में आप देख सकते हैं। और दूसरा संगठन है स्नेह कुंजा ट्रस्ट। 45 वर्षों के लिए स्नेह कुंजा ट्रस्ट ने समुदाय आधारित संरक्षण और बहाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए कर्नाटक तट और पश्चिमी घाट में तटीय पारिस्थितिकी तंत्र और संवेदनशील आर्द्र भूमि की रक्षा की है स्नेह कुंजा ट्रस्ट ने। 10वां क्वेश्चन, साइबर सुरक्षा फर्म रिस्क आईक्यू का अधिग्रहण किसने किया है? रिस्क आईक्यू नामक एक साइबर सुरक्षा फर्म है जिसका अधिग्रहण किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट ने 500 मिलियन यूएस डॉलर के लिए साइबर सुरक्षा फर्म रिस्क आईक्यू का अधिग्रहण किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने रिस्क आईक्यू नामक एक दोस्तों साइबर सुरक्षा फर्म है, इसका अधिग्रहण किया है। माइक्रोसॉफ्ट ने मेलवेयर और स्पाईवेयर मॉनिटरिंग और मोबाइल ऐप सुरक्षा सहित साइबर सुरक्षा सेवाओं के सैन फ्रांसिस्को स्थित प्रदाता रिस्क आईक्यू का अधिग्रहण करने के लिए एक समझौता हाल ही में किया है। और रिस्क आईक्यू
खतरों का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग एप्लीकेशन का उपयोग करता है। क्या? यह रिस्क आईक्यू खतरों का विश्लेषण करने के लिए मशीन लर्निंग एप्लीकेशन का उपयोग करता है। और रिस्क आईक्यू मूल रूप से 2009 में स्थापित किया गया था और धीरे धीरे सुरक्षा खतरों के विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया रिस्क आईक्यू, जिसका अधिग्रहण किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान सीईओ और अध्यक्ष कौन है? सत्य नडेला। इमेज में आप देख सकते हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के रेडमंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। 11वां क्वेश्चन, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना कौन शुरू करेगा? एक ब्लॉक एक उत्पाद, यह एक सफल मॉडल रहा है और इस योजना का शुरुआत करने जा रहा है हरियाणा राज्य। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। और यहां पर पढ़िए, हरियाणा टू इंट्रोड्यूस वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम। हरियाणा सरकार जल्द ही एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना यानी कि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शुरू करेगी। तो यह हमें याद रख लेना है कि इस योजना को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शुरू करेगी हरियाणा सरकार। स्कीम का नाम क्या है? वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है और सरकार इस योजना पर तेजी से काम भी कर रही है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तहत लागू की जा रही हरियाणा की वन जिला वन उत्पाद, क्या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के पूरे देश में एक मॉडल के रूप में सामने आई। इसी के तर्ज पर यह वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना भी लॉन्च की गई है। और जब यहां बात करते हैं हरियाणा के, तो हरियाणा की कैपिटल का नाम क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल कौन बन गए हैं? बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। और मैप में देखिए, यह है हरियाणा, जिसके अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है? तो यहाँ आप देखिए, यह है पंजाब, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर थोड़ा सा है उत्तराखंड, यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और यहाँ पर राजस्थान। इतने राज्यों से सटा हुआ है हरियाणा। 12वां क्वेश्चन, द इंडिया स्टोरी नई पुस्तक किसने लिखी है? हमारे भारत देश के आरबीआई के एक पूर्व गवर्नर ऐसे बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी नामक नई पुस्तक लिखी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिमल जालान। और किताब का नाम क्या है? द इंडिया स्टोरी। आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान ने द इंडिया स्टोरी शीर्षक से एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है और इसका उद्देश्य भारत की राजनीति अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए उदाहरण प्रदान करना है। और बिमल जालान ने इन नीतियों को लागू करने में शासन की भूमिका के बारे में बात करने के लिए अर्थव्यवस्था के मैट्रिक्स से परे यानी कि बियॉन्ड द मैट्रिक्स ऑफ इकोनॉमी को आगे बढ़ाने से पहले अतीत से सीखने पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए 1991 से 2019 तक भारत की आर्थिक नीतियों का भी पता लगाया था। और बिमल जालान ने और भी 2 किताबें लिखी है। इसके टाइटल पेज इमेज में आप देख सकते हैं। किताब का नाम क्या है? इंडिया देन एंड नाउ। और इसके लेखक कौन है? बिमल जालान। और भी एक दूसरी किताब है जिसका नाम है इंडिया अहेड, जिसके ऑथर भी है बिमल जालान। तो बिमल जालान ने इंडिया देन एंड नाउ और दूसरी किताब इंडिया अहेड किताबें लिखी है। दोनों के टाइटल पेज आपने देख लिए। ओके। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया जाएगा? 2021 का यह टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण यह 2021 में आयोजित हो रहा है। और कब शुरू होने जा रहा है? टोक्यो में 23 जुलाई से इसका ओपनिंग होने वाला है। और यह ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार यह ओपनिंग में दिया जाएगा। किसको? मोहम्मद यूनुस को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद यूनुस। लेकिन मोहम्मद यूनुस है कौन? बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस टोक्यो ओलंपिक खेलों में ओलंपिक लॉरेल प्राप्त करेंगे। उन्हें दूसरी बार ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। तो यह याद रख लीजिए कि बांग्लादेशी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है मोहम्मद यूनुस और उनको टोक्यो ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ओलंपिक लॉरेल 5 साल पहले खेल के माध्यम से संस्कृति, शिक्षा, शांति और विकास में प्रयासों को मान्यता देने के लिए बनाया गया था।
और ओलंपिक लॉरेल 2016 के रियो खेलों में पहली बार केन्या के पूर्व ओलंपियन जिसका नाम है किप किनो को दिया गया था, जिन्होंने अपने देश में एक बच्चों का घर, एक स्कूल और एक एथलीट प्रशिक्षण केंद्र खोला था। तो यह भी याद रख लीजिए कि सबसे पहला ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया था? एक केन्या के पूर्व ओलंपियन जिसका नाम है किप किनो। कब दिया गया था? 2016 में। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? कांस फिल्म फेस्टिवल एक अंतरराष्ट्रीय फिल्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा फेस्टिवल है, पुरस्कार है, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है कालेब लैंड्री जोन्स ने। वो एक अमेरिकी अभिनेता है, इमेज में आप देख सकते हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? नॉर्वे की रेनेट रिंस्वे ने जीता है। लेकिन हमारा आंसर है ऑप्शन डी। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है HR हंसा, कपिल सिला, मानसी प्रजापति, अनिल कुमार बोडत और महेश मोहानिया। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। हमारे एक सब्सक्राइबर फ्रेंड ने गलत आंसर दिया था, उन्होंने अभिनेत्री का नाम लिख दिया था, लेकिन ऑफलाइन तरीके से हमने रिप्ले भी कर दिया है। सही आंसर देने वाले और भी फ्रेंड है, वो है चेतन जे राजपूत, समीर कुमार SK, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया, और भरत कुमार ईश्वर भाई पटेल, आपका आंसर भी बिल्कुल सही। किंजल चावड़ा, विपुल परमार और मुकुल कुमार सिंह, इन सभी दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। अभिनेत्री रेनेट रिंस्वे नॉर्वे देश की है और उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाईटेक रेल कंट्रोल सेंटर का निर्माण कहां हुआ है? हमारे भारत देश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हाईटेक रेल कंट्रोल सेंटर कहां निर्मित हुआ? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। कल विथ इमेज मैंने आपको बताया था, और आंसर पता है तो लिख दीजिए। एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।